नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के करंट अफेयर की क्लास में। शुरुआत करते हैं। हमारी ये पहली करंट अफेयर नहीं है, एक जनरल सूचना है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो कोई भी परीक्षा आती है तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, अफरा तफरी का माहौल होता है। ऐसा ही माहौल हो गया मध्य प्रदेश में झांसी में, जहाँ पर एक ट्रेन में दो युवकों ने अफवाह फैलाई कि ट्रेन में आग लग गई है। ट्रेन चल रही थी, इससे अफरा तफरी मची और जब लोग बाहर उतरकर भागने को लगे तो जो बगल वाली पटरी थी उस पर दूसरी ट्रेन आ गई और उसमें 4 लोगों की मौत हो गई। तो इस प्रकार के असामाजिक तत्व जो हैं या जिनको सीट नहीं मिलती वो इस प्रकार की अफवाह है वो फैला सकते हैं ट्रेन में। जब खास तौर से परीक्षाओं का समय होता है, माहौल होता है, तो उसमें आपको अफवाहों पर ध्यान नहीं देते हुए पहले उसकी जानकारी लेनी है, उसके बाद ही कोई रिएक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि एकदम से आप अफरा तफरी में नीचे उतरने की कोशिश करो और आपके साथ कोई घटना हो जाए। तो कोई भी पेपर है, कोई भी चीज़ है, उससे सबसे पहले अपनी सुरक्षा जरूरी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं हमारे करंट अफेयर्स पे। जो टीएमसी में बगावत चल रही है उसमें उसके 19 सांसदों ने एनसीपी नेशनल सिटीजन्स पार्टी में शामिल होने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की है। तो इसमें दल बदल विरोधी कानून जो है उसके तहत टीएमसी है उन्होंने मांग की है कि इनकी सदस्यता को रद्द किया जाए। तो क्या होता है इसके बारे में हम देख लेते हैं, पहले भी देख चुके हैं, आज इसका रिवीजन हो जाएगा। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ये 52वें संविधान संशोधन 1985 में लाया गया था, जिसमें 10वीं अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो राजनेता हैं, जो सदस्य हैं, वो किसी भी राजनीतिक प्रलोभन में यानी उनको कोई भी पद देने के लिए या किसी भी प्रकार का रुपए के लालच में आकर के अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाने लग गए थे। तो उनको रोकने के लिए कि अगर वो अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाएंगे तो उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा, यानी वो जो सांसद विधायक है वो नहीं रहेंगे। इसीलिए ये कानून लाया गया था। शुरुआत में इसमें 1/3 सदस्यों का प्रावधान था कि अगर किसी पार्टी के 1/3 सदस्य अलग होकर के नई पार्टी बना लेते हैं या किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो उसको विलय माना जाएगा, उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ है वो लागू नहीं होगा। लेकिन 1/3 सदस्य संख्या थी ये काफ़ी कम थी। इसके बाद भी कुछ घटनाएं देखने को मिली, तो फिर बाद में 2003 में इसमें 91वें संविधान में संशोधन के द्वारा इसकी संख्या को 2/3 कर दिया गया, 2/3, यानी लगभग 67% अगर किसी पार्टी के सांसद या विधायक हैं वो दूसरी पार्टी बनाते हैं या किसी तीसरी पार्टी में विलय होते हैं तो उनको विलय माना जाएगा, उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। लेकिन इससे अगर एक भी सांसद कम रह जाता है, एक भी विधायक कम रहता है, तो फिर सभी की सदस्यता है वो चली जाएगी और वहां पर उपचुनाव करवाए जाएंगे। कौन करता है इसका निर्णय? इसका अंतिम निर्णय सदन का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष है, इनके द्वारा किया जाता है। लेकिन इसकी न्यायिक समीक्षा है वो संबंधित राज्य के हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जा सकती है। इसमें कमियां क्या है? कमियां ये है कि जो अध्यक्ष होता है वो ज़्यादातर सत्तारूढ़ दल का ही होता है, तो जो अपने बागी विधायक होते हैं उनकी सदस्यता तो ये तुरंत रद्द कर देते हैं, लेकिन अगर किसी दूसरी पार्टी के विधायक बागी हो जाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द करने में वो काफ़ी ज़्यादा समय लेते हैं, जैसा अब टीएमसी के साथ हो रहा है। दूसरा है अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक लगती है कि किसी भी जो भी विधेयक आता है तो उसमें जो सांसद हैं जिस पार्टी के, उनको विधेयक का समर्थन करना है या समर्थन नहीं करना है, ये पार्टी के द्वारा व्हिप जारी करके उनको बताया जाता है। अगर वो व्हिप के विरोध में मतदान करते हैं तो भी उनकी सदस्यता है वो जा सकती है, पार्टी है वो निर्णय ले सकती है। लेकिन थोक में दल बदल पर ये रोक नहीं लगाता है कि अगर 2/3 सांसद है उनको कोई भी पार्टी वो एक साथ खरीद लेती है तो वो विलय होगा, ना कि उनकी सदस्यता रद्द होगी। व्यक्तिगत पर तो रोक लगाती है, लेकिन थोक में दल बदल हो रहा है उस पर रोक नहीं है। लोकसभा में भी टीएमसी के 29 सांसद हैं, इनका 2/3 देखा जाए तो 20 होता है। ओम बिरला के साथ अभी 19 सांसद है, वही बात करने गए थे। अगर ये 19 रह जाते हैं तो इनकी सदस्यता चली जाएगी, और अगर 20 हो जाते हैं तो ये विलय माना जाएगा, ना कि इनकी सदस्यता जाएगी। इसके बाद अगला करंट अफेयर है कि 12 में अपना लहसुन एक्सीलेंस सेंटर, लहसुन उत्कृष्टता केंद्र है वो स्थापित होने जा रहा है। राजस्थान का एकमात्र लहसुन एक्सीलेंस सेंटर होगा ये। यहाँ पर 2.5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं और 12 के कवाई क्षेत्र में ये स्थापित किया जाएगा। 2028 तक ये स्थापित होने के बाद उद्यान विभाग के अंतर्गत रहेगा। तो ये आपको याद रख लेना है, लहसुन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर? 12 में। अगला है इकोनॉमी से कि अगर सिविल स्कोर 130 से नीचे है तो लोगों को लोन मिलने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आएगी।
जान लेते हैं क्यों आएगी, क्योंकि आरबीआई ने अपना ईसीएल फ्रेमवर्क है उसको लागू किया है 1 अप्रैल 2027 से। इसका मतलब है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, यानी जिस व्यक्ति का सिबिल स्कोर जितना कम होगा अगर उसको बैंक लोन देता है तो वो लोन लॉस में जाने की, एनपीए होने की उतनी ही ज़्यादा संभावना होती है। सिबिल की फुल फॉर्म है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। इसका जो मानक है वो 30 से 900 के बीच होता है और 730 इसमें निर्धारित किया गया है। 750 से 900 के बीच में सिबिल स्कोर है वो उत्कृष्ट माना जाता है। बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स के करंट अफेयर की। तो तीरंदाजी विश्व कप 2026 में संयुक्त रूप से धीरज बोम्मादेवरा और कुमकुम मोहोद ने रिकर्व मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है 5-1 से, और धीरज बोम्मादेवरा है इन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हैं। दोनों नाम आपको याद कर लेने हैं। अगला ये थोड़ा सा फैक्ट्स है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक देश है। 1 नंबर पर अभी भी कौन है? चीन है। दुनिया की 14% सब्जियां भारत में होती है और 150 करोड़ रुपए की सब्जी आयात भी करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक देश है वो भारत है। 25% प्याज होता है दुनिया का हमारे यहाँ। इसके साथ भिंडी, मटर और अदरक में भी हम दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 384 ग्राम सब्जी उपलब्ध है, जो गाइडलाइंस है उससे 84 ग्राम ये ज़्यादा ही है। 123 देशों को निर्यात किए जाते हैं हमारे फल और सब्जियां, और 3 साल में भारत में 17 नए बाजारों ने प्रवेश किया। अब सुजस ई बुलेटिन था जो कल का, उसमें कोई ज़्यादा खास न्यूज़ है नहीं, लेकिन उसकी प्रश्नोत्तरी हम देख लेते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो ये 3य स्थान है, शायद 3य। दूसरा है प्रस्तावित दिल्ली बहरोड आरआरटीएस कॉरिडोर के तहत राजस्थान की सीमा में कहां कहां पर स्टेशन स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं? तो ये है शाहजहांपुर, नीमराणा और बहरोड। फिर है नीति आयोग की वर्ष 2025-26 की 3य तिमाही रैंकिंग में राजस्थान के किस ब्लॉक ने राष्ट्रीय स्तर पर 2य स्थान प्राप्त किया है? ये है नीमराणा। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा है वो राजस्थान राज्य से होकर गुजरता है? ये है 46%। और पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत फलोदी जिले की उपज क्या है? खजूर। कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं, ये सीधे मैंने नेट से सर्च किए थे कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पूर्वोत्तर क्षेत्र में 31 वर्षों के बाद तेल और गैस उत्पादन को पुनर्जीवित करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता किया है? असम और नागालैंड के साथ किया है, हमने जान लिया था ये। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर 20 किलोवाट के आकाशवाणी एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया है? जैसलमेर, पोखरण में। रामगढ़ जैसलमेर में, सॉरी पोखरण में नहीं, रामगढ़ जैसलमेर। जून 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में विलय को मंजूरी दी है? इसका है आरईसी लिमिटेड। तिलहन किसानों को 24 घंटे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कृषि परामर्श देने के लिए आईसीआर इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा संचालित भारत के पहले व्हाट्सएप एआई प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ऑयल सीड्स किसान मित्र। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी टेक्नोलॉजी पायोनियर्स कोहोर्ट 2026 की सूची में दुनिया के 100 शुरुआती दौर के स्टार्टअप्स में भारत की कितनी कंपनियों को शामिल किया गया है? 9 कंपनियों को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के ने हाल ही में कच्चे माल की कमी के कारण किस गंभीर बीमारी के 2 प्रमुख प्लेटिनम आधारित टीकों या दवाओं की कीमतों में 50% की वृद्धि की है? तो एक कैंसर की। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के देशव्यापी अद्यतनीकरण के लिए 15 जून से 24 जुलाई 2026 तक चलाए जाने वाले विशेष अभियान का नाम क्या था? एसआईआर। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजा दावों के तहत गृहिणियों के अवैतनिक श्रम को सम्मान देने के लिए नए मुआवजे के शीर्ष को जोड़ने का निर्देश दिया है, लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर। इसमें 30,000 रुपये उनकी महीने की आय है वो तय की गई है, ये हमने देखा था। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने हाल ही में किस मध्यम दूरी की स्वदेशी नौसैनिक जहाज रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये है NASM-MR, जिसकी फुल फॉर्म है नेवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज। 30.5 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए अधिसूचित नए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों के तहत सैटेलाइट के विनिर्माण के लिए कितने प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है? सैटेलाइट के लिए 100% एफडीआई। केंद्र सरकार के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के प्रभावी क्रियान्वयन और वृक्षारोपण के लिए 500 से अधिक भूखंडों को चिन्हित कर देश में सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है? मध्य प्रदेश। हाल ही में रूस की हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और भारत के किस विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक संयुक्त अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का समझौता किया है? ये है दिल्ली विश्वविद्यालय। विश्व बैंक ने अपनी नवीनतम वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 6.6%। केंद्र सरकार द्वारा आंगनबाड़ियों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के शुरुआती मानसिक व सीखने के विकास को बढ़ावा देने के लिए जारी किए गए 48 सप्ताह के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का नाम क्या है? आधारशिला। हाल ही में सुमात्रा में आए एक भीषण चक्रवात के कारण विश्व की सबसे लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक तपानुली ओरंगुटान की आबादी 7% मारी गई है। यह मुख्य से किस देश में पाया जाता है? इंडोनेशिया देश में पाया जाता है। हाल ही में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में हुई राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की 22वीं बैठक में किस दीर्घकालिक कार्य योजना के तहत सड़क सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के उपाय घोषित किए गए हैं? 10 वर्षीय सड़क सुरक्षा कार्य योजना। राजस्थान में कॉलेज शिक्षा और विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा यानी सेट के लिए किस विश्वविद्यालय द्वारा इसका आयोजन किया जाता है? कोटा विश्वविद्यालय द्वारा। बजट घोषणा की अनुपालना में राजस्थान प्रदेश के पहले और एकमात्र लहसुन उत्कृष्टता केंद्र के प्राथमिक निर्माण कार्यों के लिए 2.5 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी किए गए। यह केंद्र किस जिले में बनेगा? अभी हमने देखा था 12 में। कौन से क्षेत्र में? कवाई क्षेत्र में। राजस्थान में जैविक खेती को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत राज्य की पहली 100% पूर्णतः जैविक पंचायत बनने का गौरव किस ग्राम पंचायत को प्राप्त हुआ? बावनवास कांकड़ कोटपुतली बहरोड। तो ये थे अपने आज के करंट अफेयर्स। कैसे लगे आपको? आप अपने अमूल्य सुझाव है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी आप हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट वीडियो।